बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी, पिछले 2 दिन तो हमने हुकूमती रद्दअमल जो था, हुकूमत की जो सूरत हाल थी वो बताई। बजट के हवाले से अच्छी खुशखबरियाँ थीं, बहुत सारे मामलात थे। बताया गया था कि नए टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए गए। लेकिन आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में गुफ्तगू की और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि इसमें तो 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत सारी गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। फिर सलीम मांडवी वाला ने भी कहा है कि 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करना होना है, आप तैयारी कर लें, लोग बड़े हालात ख़राब होने वाले हैं, महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। उन्होंने भी बहुत डराया है, उस पर भी बात करेंगे। फिर बजट के कुछ असरात आना शुरू भी हो गए हैं। इतलाक़ तो 1 जुलाई से होगा जब पार्लियामेंट से बजट मंजूर होगा। लेकिन क्या करें, हमारे कारोबारी हजरात कोई भी एक मौका भी ज़ाया नहीं कर रहे प्रॉफिट कमाने का। तो आज पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके रहनुमाओं ने कह दिया जनाब आटा महंगा होगा। कहते हैं कि 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये से बढ़कर 1144 रुपये का हो जाएगा। और गंदम पर टर्नओवर जो है टैक्स वो 0.25% से क्योंकि बढ़ाकर 1.25% कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो चोकर है वो सेठ टैक्स उस पर पहले 7% था, अब 17% कर दिया गया है। तो इसलिए ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ताजिर तबका अपने मुनाफे से तो हुकूमत को कुछ अदा करने के लिए तैयार नहीं। उनके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा वो आम आदमी के ऊपर उसी को मुंतकिल करेंगे। बात करेंगे इस पर भी। फिर मुराद सईद हमेशा माजी के हुक्मरानों से नाराज़ नज़र आते हैं, करप्शन की बात करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बबांगे धौल बात करते हैं और बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी वो निशाना बनाते हैं माजी के हुक्मरानों को। लेकिन क्या कीजिए, उनके अपने एक झैली इदारे पाकिस्तान पोस्ट में बहुत सारी करप्शन, डकैतियों और चोरियों की बहुत सारी लंबी दास्तानें सामने आ गई हैं। और ये करप्शन, डकैती, चोरी और बेज़ाब्तगी के लफ्ज़ मेरे नहीं, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के तहत किए जाने वाले ऑडिट के हैं। बात करेंगे, बताएंगे आपको। फिर पंजाब हुकूमत के सर से एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। सारे नाराज़ दोस्त जो हैं वो राज़ी हो गए हैं तकरीबन। इतला है कि हम ख्याल जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब महाज और तरीन ग्रुप जो है उन्होंने हामी भर ली है कि वो पंजाब का बजट जो आएगा उसको मंजूर कराने में पूरा पूरा साथ देंगे। अंदर की बात पूछेंगे मज़हर बरलास साहब से। फिर आज के हवाले से भी आपको पता है सऊदी हुकूमत का फ़ैसला आ गया है कि इस वक्त सिर्फ वहाँ जो सऊदी अरब में मौजूद वो लोग जिस मुल्क से भी हों 60,000 के करीब लोग जो हैं वो हज की सादत हासिल कर सकेंगे। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ बढ़ते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने आज क्या कहा, क्या उनके अल्फाज थे। उनके अल्फाज आपको सुनाते हैं, फिर मज़हर बरलास साहब से तबसरा लेते हैं। ये वही हुकूमत है जिसने आज से 2 साल पहले कहा था कि हुकूमत की आमदन 5,555 अरब होगी और आमदन 4,000 को भी ना पहुंची थी। इस हुकूमत ने इस साल जो आमदन का तखमीना लगाया था 19-20 में वो 4,963 था, लेकिन आमदन हुई 4,698, यानी 300 अरब कम आमदन हुई। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है मुल्क में 1,200 अरब के नए टैक्स लगे हैं और जो मुल्क के अंदर महंगाई हुई है और जो रुपए की कदर में कमी की गई, ये तमाम मिलाकर 2,2100 अरब की आमदन में इजाफा बगैर इजाफी मेहनत किए हो जाता। लेकिन हकीकत ये है कि 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1,200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। जी, ये तो कहते हैं जी बड़ा काम हो सकता था। ये 1,200 अरब के नए टैक्स और ये जो महंगाई की गई है, रुपए की कदर डिक्लाइन हुआ है, रुपए की कदर गिरी है, उससे तो बहुत माल पानी बैठे बिठाए आ सकता था।
लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं हासिल कर सके, सिर्फ 800 अरब हासिल किया। अलवी साहब, हमें ये देखना होगा कि इस वक्त आवाम क्या कह रहे हैं और गैर जानबदार जो मईशत के माहिर हैं वो क्या कह रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी एक अपोजिशन पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले रुकन हैं और शाहिद खकान अब्बासी को तो वैसे ही इस पे बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने LNG के चक्कर में कौम ने जो गैस इस्तेमाल ही नहीं की उसके लाखों डॉलर रोज़ाना पाकिस्तानी कौम को पे करना पड़ते हैं। एक ऐसा मुआहदा इन्होंने कर दिया जो सरासर वतन दुश्मनी पर मुश्तमिल था। ठीक, मैं ये लफ्ज़ वतन दुश्मनी कह रहा हूँ इसलिए कि जो अपने मुल्क का मफाद नहीं सोचता और अपना ज़ाती फ़ायदा सोचता है या दूसरे मुल्कों का फ़ायदा सोचता है तो वो वतन दुश्मनी होती है। दोस्त दूसरा, अब इनको किसी और जगह तो कीड़े निकालने के लिए कोई जगह मिली नहीं। दोस्त आपको याद होगा मेरे कई दोस्त आप जैसे वो कहते थे कि यार ये क्या है जो इसहाक डार ने काम शुरू किया था जी, कि आप अपना लाख रुपया निकलवाते हैं, दोस्त वो 500 रुपया काट लेते हैं, जी, 600 रुपया काट लेते हैं। अच्छा, आप अपने ही अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पैसे कटते जा रहे हैं। वो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो मौजूदा बजट में ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल, इसी तरह की और चीज़ें हैं वो आम लोगों को सहूलत देने के लिए की गई हैं। अब इनका मसला ये है कि ये हिसाब किताब में पड़ गए हैं कि अच्छा इस बजट में तो हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही, हाँ जी उन्होंने फ़लाँ इकट्ठा करना था, वो फ़लाँ नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं हुआ। ओ भाई, FBR को शाबाश दी वज़ीर आज़म ने टैक्स इकट्ठा करने पे, जो हदफ था उसके मुताबिक उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने वतन की मिट्टी का कर्ज अदा किया कि उन्होंने डॉलर्स बहुत भेजे और इसी बजट में 3 डैमों के लिए पैसे भी रखे गए, उन पे काम जारी हो रहा है। अच्छा, बहुत अरसे बाद पीपल्स पार्टी के दौर में किसानों के लिए सब्सिडी आई थी, एक तवील अरसे के बाद किसानों के लिए बजट में कुछ सोचा गया है, रखा गया है। सही है। तो अब ये शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो ये कहते हैं अच्छा जी कौवा काला क्यों है। अब इनके पास कुछ नहीं कहने को, ठीक है, और इन्होंने बजट भी नहीं पढ़ा होगा कि जी वो 1200 अरब आना था तो 800 अरब आया तो 300 अरब कम है। ये गुफ्तगू सुनी है जी, लेकिन इनके पास कहने को कुछ नहीं। लेकिन बरला इन हालात में इतना शानदार बजट अलवी साहब पेश किया है हुकूमत ने। लोग, मैं कोई हुकूमती नुमाइंदा तो नहीं, मैं आम लोगों से सुनता हूँ या जो गैर जानबदार माहरीन हैं उनसे सुनता हूँ, वो कहते हैं जी बहुत शानदार बजट है। ठीक है, माशी माहरीन कह रहे हैं कि बहुत शानदार बजट है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये तो हम बारहा सुन चुके हैं। शौकत अजीज़ तरीन साहब ने 2 दफ़ा बजट इजलास में भी यही बात की, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की। बाकी जो लोग हुकूमती अकाबरीन हैं वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बार बार यही बात कर रहे हैं, लेकिन इनके भी तो ज़ाहिर ये हुकूमतें चलाते रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहे हैं, ये ख़ुद वज़ीर आज़म रहे हैं, और बाकी भी इनके साथ जो लोग टीम है, ज़ाहिर इनकी भी एक माशी टीम है। इन्होंने कुछ ना कुछ मेहनत तो की है और उसके बाद हिसाब किताब लगा के बता रहे हैं कि ये दावा तो कर रहे हैं हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए। तो ये नहीं, हकाइक में कहीं ना कहीं झोल तो है ना, या ये झूठ बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, मिफ्ता इस्माइल का नाम भी ले लिया। मिफ्ता साहब वो हस्ती हैं जो इस दौर में उनको प्रॉफिट हुआ जिस पे वो तनकीद करते हैं, और फिर लाजवाब हो गए जब किसी सहाफ़ी ने पूछ लिया कि हजूर आपकी फैक्ट्री तो इतने पैसे कमा गई, तो फिर आए बाएँ शाएँ, इसलिए कि उसका जवाब इनके पास नहीं था। देखिए ये फिगर्स आपके सामने अलवी साहब पढ़े हैं, पता नहीं शायद खकान साहब ने कहाँ से निकाल ली हैं फिगर्स। हमें तो जो बजट की कॉपी मिली उसमें बहुत से टैक्सों की छूट दी गई है, बहुत से टैक्सों की छूट दी गई है। इवन जो निचला तबका है उसका ख्याल रखा गया है, गाड़ियों में भी
फ़ोन में भी। अच्छा, मज़दूर और किसान को देखिए बिला सूद कर्ज़े जो हैं वो भी एक लिमिट तक जारी हो रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने ये बात की, आपने गाड़ियों की बात की इसलिए मैंने आपको टोका कि बात आगे ना चली जाए कि ये गाड़ी का बड़ा शोर मचाया जा रहा है, गाड़ियाँ सस्ती। वो कह रहे हैं कि जो 800-850 सीसी एक गाड़ी में कुछ टैक्स कम हुए हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है कि 1 लाख रुपए मैक्सिमम उसमें रकम कम हो जाएगी। जबकि इसी दौर में जो गाड़ी छोटी 7.5-8 लाख की थी वो 10 लाख क्रॉस कर चुकी है, फिर भी वहाँ नहीं आई जहाँ से चली थी। बहुत अच्छी बात है, फिर भी यही मुजरम है। वो कैसे? इनके दौर में महंगाई हुई है, मुझे फिर हजूर वो सुन तो लें, हाँ जी। हजूर सुन तो लें। उन्होंने जो रुपए की मसनूई कीमत बरकरार रखी हुई थी इसाक डार साहब ने, वो जब भी आती, हकीकतन जब कीमत सामने आती तो डॉलर ऊपर जाता, वो चला गया। मौजूदा हुकूमत ने कोई मसनूई बंदोबस्त नहीं किया, कोई रंगबाजी नहीं की इस तरह की। ये डार साहब ने की थी रंगबाजी, उन्होंने मसनूई तौर पर कीमत कम रखी थी डॉलर की, इन्होंने जो मार्केट वैल्यू थी उसके मुताबिक रख दी। लेकिन भाईजान बसात एहतराम, ठीक है। उसने मसनूई भी काम किया हुआ था तो आटा 35 रुपए किलो मिल जाता था, आज आटा 80 रुपए किलो मिल रहा हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक सही है, फिर ये सारी चीज़ें तो मेड इन पाकिस्तान है ना, गवर्नमेंट का भी यही स्लोगन है कि मेड इन पाकिस्तान है। और जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं हम उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो भी तो मेड इन पाकिस्तान है ना, सारा कुछ उसका डॉलर्स के साथ इन चीज़ों का जो इस बहस को इस तरह समेटते हैं। ये तो मान रहे हैं ना कि 1 लाख सस्ती हो जाएगी, हाँ मैक्सिमम 1 लाख। तो अगर एक चीज़ 1 लाख सस्ता हो जाती है तो बुरी चीज़ है, बुरी बात है। अच्छी बात है, महंगाई महंगी अगर नहीं, 1 लाख महंगी होती हाँ तो वो बुरी बात थी। वो ज़्यादा शोर मचता उस पर। तो 1 लाख अगर सस्ती होगी तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। मज़ीद सस्ती हो जाएगी। ये शायद खकान अब्बासी साहब उन कर्ज़ों की बातें क्यों नहीं करते हैं जिनकी वजह से सूद दर सूद इस मुल्क की गर्दन जकड़ी हुई है, उस पे ये बातें नहीं करते। कर्ज पे भी बात की है, FATF वाला चक्कर भी इन्हीं के दौर में हुआ था। बिल्कुल सही, इन्होंने कर्ज पे भी बात की। कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने 15,000 अरब से जायद का इजाफी कर्जा लिया है, 3 साल में 50 लाख आदमी बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो जो कर्ज़ा लिया है, ये परसों भी इस पे बात हुई थी। गुजारिश ये है कि जो कर्ज़ा इन्होंने 10-15 साल पहले लिया या 6 साल पहले लिया, उसमें से चूँकि साबका हुकूमतों ने कर्ज़ उतारना तो गुनाह समझा हुआ था ना, तो सूद दर सूद वो कर्ज़ा इतना बढ़ गया कि जो असल रकम थी उससे 4-5-6 गुना कर्ज़ा बढ़ गया। तो वो नालायकी ना मेरी थी ना आपकी थी, जो लोग उस वक़्त हुकूमतों में बैठे थे उनकी थी। ठीक है। अब मौजूदा हुकूमत को वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो डार साहब ने बड़े तरीके से ये काम किए, ये मेरा ख्याल आर्मी चीफ़ ने भी किसी ब्रीफिंग में ये बातें की थी कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट था तो उसके बारे में कहा, तो इसाक डार साहब कहने लगे वो जी हमें सियासत भी देखना होती है, यानी मुल्क नहीं देखना, सियासत देखना होती है। वो गुजारिश ये है कि जब आप कर्ज़े लेते रहेंगे, आप लें या मैं लूँ, और कर्ज़ा वापस करने का सोचें ही ना, तो वो बढ़ता रहेगा। सूदी निज़ाम है, उसमें बढ़ता रहेगा सर रकम से बहुत आगे चला जाएगा। मिसाल है कि आपका कर्जा मैंने उतारना है, अगर बफर्ज महाल, तो आपका कर्जा उतारने के लिए ये मैं तारिक साहब से या बुखारी साहब से पैसे लेके आपका कर्जा मैंने उतार दिया और बाहर मैं भगड़े डाल रहा हूँ कि मैंने कर्जा उतार दिया, उससे डबल मैंने बाहर 2 लोगों से और से पकड़ लिया। जी, वो गुजारिश ये है कि आपको मुल्क भी चलाना है, आपके मुल्क की अखराजात वहीं खड़े हैं, फिर आपको इस दौरान कोरोना जैसी वबा का सामना करना पड़ा, आपको इमरजेंसी में बहुत से काम करना पड़े। हालत ये थी कि रोज़ हम बात यही करते हैं, कल भी बात की थी कि अगर हमारे दोस्त ममालिक मैदान में ना आते तो हम दिवालिया होने जा रहे थे। ठीक है। ये अल्लाह का शुक्र है हम दिवालिया होने से बच गए। अच्छा, वरना ये है कि कर्जा भी देना है मुल्क का। मसलन ये एक ऐसे घर की तरह था कि किसी बंदे को एक घर हमने दे दिया कि भाई ये चलाओ, उस घर में अदारे तबाह हैं, चीज़ें टूटी हुई हैं, अच्छा दाल रोटी भी नहीं है, वो भी पूरी करनी है, और पैसे भी नहीं हैं,
और कर्जा भी देना है। ये इस तरह का मुल्क है। तो इसमें गवर्नेंस बड़ा मुश्किल काम था। ये सही है बात कि वो छलांगे लगाते हैं जी कर्ज उतार के। भाई कर्जा उतारना, इन लोगों ने तो कर्जा भी नहीं उतारा था, कोई 2-4 आने ही उतार नहीं देते। नहीं, ये एक बिल्कुल हुकूमती जो मौक़िफ़ आता है कि उन्होंने नहीं उतारा, ये तो आपको पता है, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं। हर दौर में कर्ज़ों की किस्तें तो बहरहाल जमा होती हैं, उसके बगैर मुल्क ही नहीं चल सकता। इन्होंने किस्तें जो दी उसका शोर से अदा किया, वो देते थे खामोशी से देते थे, वरना तो जिन्होंने किस्त लेनी होती है वापस वो लेते ही लेते हैं, वो तो माफ़ नहीं करते। लेकिन इस पे वापस आके बात करते हैं, जनाबे वाला ब्रेक पे जाना है। डबल ट्रिपल हो गई ना। हाँ, बातचीत का सिलसिला जारी है, इस पे बात करेंगे। और ये भी कि हमने तो कल भी बात की थी इस पे कि दोस्तों ने बड़ा साथ दिया और इस शक व शुबा से भी बचाया गया। शौकत तरीन साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होगी, लेकिन सलीम मांडवी वाला ने आज दावा किया है कि तैयार हो जाइए, 20 रुपये लीटर तक पेट्रोल महंगा होने वाला है। क्या वाकई ऐसा होगा या ये सियासी दुश्मनी निकाल रहे हैं? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शायद खाकान अब्बासी की बात हो रही थी। अब जरा बात करते हैं सलीम मांडवी वाला की, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने 27 अरब रुपए के नए डायरेक्ट टैक्स लगाए हैं और साथ ही उन्होंने मुतनब्बे किया कि तैयार हो जाइए, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी होने वाली हैं, 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जी बरलास साहब, आपको क्या लगता है? पहले तो ये अपोजिशन के लोग इकट्ठे हो जाएं कि टैक्स एक्चुअली लगा कितना है। जी, शायद खान अब्बासी साहब ने पता नहीं 383 अरब के टैक्स जी बता दिए उन्होंने थे। 383 अरब के नए टैक्स कहे और इन्होंने कहा कि 27 अरब के नए हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए गए। इन्होंने 27 अरब के बता इन्होंने दिए। हिसाब किताब दोनों घरों का आपस में मैच नहीं करता और बहुत ही फ़र्क है, ये मैं भी देख रहा था। देखिए ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं झूठ है। इसलिए या मांडवी वाला साहब की बात सच है या शायद खान अब्बासी की सच है। अगर इन दोनों की बातों को भी देखें तो हुकूमती बात को तो एक तरफ रखते हैं, जी हाँ। तो ये दोनों तो पहले मुतफिक हो जाएं। अच्छा, मांडवी वाला की बात मैं फिर इसलिए थोड़ी सी बेहतर समझूंगा कि मांडवी वाला वज़ीर रहे हैं ख़जाना के और सलीम मांडवी वाला जो हैं ज़ाहिर है कराची की बिज़नेस क्लास में उठते बैठते हैं जी, और उनकी यकीनन नज़र भी होगी। तो अब ये दोनों पहले तो तय करें कि इनमें से सच्चा कौन है। ठीक है। बार कैफ टैक्स हुकूमतें लगाती हैं, लेकिन टैक्सों के बदले तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो ये होता है कि टैक्सों के बदले लोग सहूलियात मांगते हैं। अगर हमारी हुकूमतें सहूलियात देती हैं तो बेशक टैक्स ले, लेकिन जो बात हम पहले भी करते रहे हैं कि टैक्स का कोई फार्मूला ऐसा बनाएं कि एक ही पानी के गिलास पे जो 20 मरतबा टैक्स देना पड़ता है लोगों को, वो 1 मरतबा देना पड़े, 20 मरतबा ना देना पड़े। ठीक है। और टैक्स चोरों को पकड़ें, बिजली चोरों को पकड़ें, गैस चोरों को पकड़ें और टैक्स को आईडी कार्ड के साथ मुंसलिक कर दें। ये बेहतरीन तरीका है टैक्स कलेक्शन का। अगर आईडी कार्ड के साथ मुंसलिक कर देंगे तो ये जो एफबीआर वाले करते हैं जो भी हेरा फेरी, इनकी भी ख़त्म हो जाएगी। तो गुजारिश ये है कि हमें बजाय इसके, अब ये दोनों रहनुमाओं ने बात की है, काश ये तजावीज़ भी दे देते। अभी उस पर बहस होनी है बजट में, वहाँ तजावीज़ दे दें कि ताकि मुल्क की बेहतरी जैसे हो सके। हाँ, जो बहुत ज़रूरी टैक्स हैं वो लें, जो ज़रूरी नहीं हैं, जो बोझ हैं वहाँ पे, उन टैक्सों को मिन्हा कर दें, छूट दे दें, उन टैक्सों को रद्द कर दें। तो बेहतर ये होता कि शायद खान अब्बासी साहब और सलीम मांडवी वाला तजावीज़ देते, बजाय इसके। देखिए, तनकीद करना बहुत आसान काम है, सही। चीज़ों को संवारने के लिए तजावीज़ देना, मशावरत देना या चीज़ों को ठीक करना ये मुश्किल काम है। नहीं मज़र तो बल्ला साहब, इनको आपकी अच्छी चाहिए ये तजवीज़ है था कि तजावीज़ देनी चाहिए, लेकिन तजवीज़ तो उसको दी जाती है ना जो तजवीज़ माने या मांगे। ना वो मानते हैं ना वो मांगते हैं, ऐसे खामखा
लेकिन बहरहाल ये एक इसी आपने जो बात की उसको मैं नहीं, आगे बढ़ा रहा देखिए इसमें अली रज़ा अलवी साहब, मैं बिल्कुल इस बात से इत्फाक नहीं करता। हूँ। कोई ना मांगे तजावीज़, कोई ना माने, आप अपना फ़र्ज़ तो पूरा करें ना। हाँ ये बात, आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा आप हैं, अपने हिस्से का हक अदा कर आप लें। अवाम के नुमाइंदे हैं, आप हक़ की नुमाइंदगी अदा करते हुए अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, सही है। ताकि कल को ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहे और आप कह सकें कि जनाब वाला हमने ये कहा था। चलें, वो ज़ाहिर है अभी बजट पे बहस होगी और हो सकता है कि बहस के दौरान वो खिताबात के दौरान अपनी अपनी कुछ चीज़ें लेके आएँ और निकालें। लेकिन एक बात जो अभी आपने की कि ये टैक्सों का निज़ाम को मरबूत कर लीजिएगा। ये आप जब टैक्स लगाते हैं, हम ये देखते हैं कि वो टैक्स बज़ाहिर तो उस इंडस्ट्री पे लगता है, उस ताजर पे लगता है, उस कमाने वाले पे लगता है। जैसे अब ऑनलाइन शॉपिंग पे भी टैक्स लगा दिए है, बड़े बड़े स्टोरों पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद बता रहे हैं कि 1500 अरब रुपए कमाते हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा कि ये बड़े स्टोरों वालों की जो ट्रेडिंग है उनकी जो लेकिन ख़तरा ये होता है कि वो टैक्स आगे फिर वही आगे शिफ्ट कर देते हैं। अभी पीछे जिस वक्त काम किया गया तो जो भी आप ख़रीदारी करते थे वो टैक्स बजाय कि वो ताजिर अपनी जेब से खर्च करे, वो आगे कंज्यूमर पे उसे पर्ची पे लिखा हुआ है, वो आप उसने आगे उसने ट्रांसफ़र कर दिया, उसने अपनी जेब से रुपया नहीं दिया। इसी तरह ये आटे वालों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम पे टैक्स लग रहा है, अभी लगा नहीं, अभी बहस होनी है और उसके बाद इसने बजट ने मंजूर होना है पार्लियामान से, फिर 1 जुलाई से नाफिज होना है। उन्होंने आज ही कह दिया जी आटा महंगा, रोटी महंगी। बहुत अच्छी आपने बात की कि ये सारा बोझ कस्टमर पर, कंज्यूमर पर डालते हैं। हाँ जी, यानी आम आदमी पर बोझ डाला जाता है। दुकानदार जो है वो फारग हो गया कि मैं तो कोई टैक्स नहीं देता, ये जितना टैक्स है ये कस्टमर दे। और सर टैक्स तो टैक्स, इसमें भी याद रखिए ये जरताज गुल ने शापर बंद किए। हर दुकान पे जिस पे जाएं 30 रुपए आप अलहदा देंगे, उस शापर के पैसे वो भी आपने देने हैं। अच्छा, अब ये दूसरा जो आटे वाली बात है, देखिए इसमें हुकूमत को एक काम करना पड़ेगा। जब तक हुकूमत सख्ती नहीं करेगी ये ठीक नहीं होंगे और इनको सब्सिडी देना बंद कर देना चाहिए। तमाम फ्लोर मिलों को सब्सिडी दी जाती है। टाइम है तो मैं एक बात सुनाऊं, जी ज़रूर। इनकी करप्शन किस तरह है। लेस्को के सरबरा ने मुझे बताया, वाक़या पिछले दौर का है लेकिन बताया उसने मुझे कोई 2-4 महीने पहले रिटायरमेंट के बाद बताया। उसने कहा एक वज़ीर की सिफारिश से एक साहब मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये बिल है जी। मैंने बिल देखा उस फैक्ट्री का तो बिल्कुल बिल 45,000 का होगा। उसने कहा जी इसको 12 लाख कर दे। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में ये पहला तजर्बा था अजीबोगरीब किस्म का। लोग हमारे पास आते हैं बिल कम करवाने के लिए, ये अजीब शख्स है, इसने किसी वज़ीर की सिफारिश भी करा रखी है और मुझे कहता है कि 45,000 वाले बिल को 12 लाख कर दें। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। नीचे किसी क्लर्क से करा लिया होगा, क्लर्क बादशाह कर देते हैं, वो फिर कह देते हैं जी कंप्यूटर एरर है और ये ह्यूमन एरर नहीं है, फलाना है। उसने कहा मैं सुंदर स्ट्रीट लाहौर पहुंच गया, ये रायमंड के पास बनी हुई है। तो मैंने बहुत सी आटे की मिलें देखी तो वो बंद पड़ी हुई थी, 2-3 चल रही थी, 8-10 बंद पड़ी थी। मैंने कहा ये धंधा क्या है। धंधा ये समझ आई कि वो बंद फैक्ट्री पे बिजली का बिल लेते हैं, कहते हैं उस पर लिख दो बिल पे कि 12 लाख बिल है, 15 लाख बिल है, 18 लाख बिल है। बंद है फैक्ट्री, मीटर चल नहीं रहा। वो बिल दिखा के वो हुकूमत से लेते हैं गंदम का कोटा। सुभान अल्लाह। उस कोटे को वो बेच देते हैं बाहर बाहर ही। सस्ती गंदम मिलती है, सूखी दिहाड़ी ला के फारग, कोई काम करना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं, मजदूरी नहीं, मजदूर रखने के लिए पैसे जरूरत नहीं है, उनको पैसे अदा करो, तनख्वाहें दो, मिल चलाओ, कुछ नहीं, बिल्कुल पैसे कमाए साथ से ले और उधर डाल। अगली बात जो अली साहब उसने बताई, उसने कहा, मैंने कहा ये फिर सिलसिला कैसे चलता है उनका। उसने कहा जब नया सीज़न आता है तो उनका एक अहलकार मिल का वो हमारे निचले आके स्टाफ को किसी को मिलता है
उसको कहता है सरकार हमारी बिल तो बंद पड़ी है, आप हर महीने 12 लाख 14 लाख 20 लाख 15 लाख बिल भेज देते थे, तो हम तो मसरूफ़ थे काम में, आ नहीं सके, तो आप चेक कर लें हमारी तो बिल चली नहीं। तो वो जो लाखों का बिल है जो असल में 45,000 था, उसको भी 25,000 करा के चले जाते हैं। क्या बात है जी, मुल्क की किस ठीक तरह है। ये लोग खिदमत एक करते हैं। और सुन लें, एक रुकन कौमी असम्बली के भाई को मैंने पूछा जिनकी आटे की बहुत मिलें हैं, मैंने कहा यार वो क्या करते हो आप? उसने कहा जी, मैंने कहा यार आपको सब्सिडाइज गंदम मिलती है तो आप लोगों को आटा सस्ता क्यों नहीं देते, आप इसमें से निकालते क्या हैं? उसने कहा जी पहले तो हम चौकर निकालते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर उसने कहा सर जी फिर हम निकालते हैं सूजी। मैंने कहा फिर? उसने कहा फिर हम निकालते हैं मैदा। सही। तो मैंने कहा फिर? उसने कहा फिर जो बच जाता है वो आटा। जी हाँ, वो आपकी सेहत के लिए मुफीद होता है। यानी उसी गंदम में से चौकर निकाला, सूजी निकाली, मैदा निकाला, और जो बच गया पता नहीं लेवी है क्या है वो जी आटा। तो ये सूरत है। ये फ्रॉड हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं और लोगों के साथ भी कर रहे हैं। जी, ये इस तरह की सूरत हाल है जी। ये देखिए पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे मामला जो कमाई के धंधे हैं, लेकिन कहा यही जाता नहीं, हुक्मरानों ने बड़ा जुल्म कर दिया है, बड़ा टैक्स लगा दिया है, बड़े हालात ख़राब कर दिए हैं, लूट लिया है, लेकिन निचले तबके में क्या क्या हो रहा है ये भी देखना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि ताजिर तबका और बाकी निचले तबकात में जो करप्शन है उसकी भी बात होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों पर ही उंगलियां उठाई जाएं या माजी के हुक्मरानों को ही चोर डाकू कह के अपने दिल की तसल्लियां की जाएं। अपना गिरेबान भी झांकना चाहिए और अपना दामन भी देखना चाहिए कि हम खुद कितने ईमानदार हैं और हमारे अपने निचले तबकात में कितनी ईमानदारी से काम होता है और कितनी चोरियाँ, कितनी डकैतियाँ, कितनी बेईमानियाँ होती हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ना है। मज़हर अल्लाह साहब, पंजाब हुकूमत के सर से एक तो मुश्किल टल गई। कुछ खबरें आई हैं कुछ ज़राए से कि उस्मान बुज़दार ने कुछ रूठे हुए सज्जन सारे मना लिए हैं और हम ख्याल ग्रुप जो है वो जनूबी पंजाब महाज जो है और जो तरीन ग्रुप है वो राज़ी हो गए हैं कि वो बजट में हुकूमत का साथ देंगे और मामला ठीक हो गए हैं। आपके पास क्या खबर है? अच्छा, इससे पहले जो आपने बात की ना, पहले मिनहासुल कौम हम कैसे हैं, उस पर थोड़ी सी बात अगर इजाज़त हो तो इरशाद कर लें। फरमाएं। देखिए, कोई हुकूमत तो नहीं कहती कि आप कम तोलें, जी आप चीज़ों में मिलावट करें ऐसे या आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। ये हमारी कौम करती है। हमारा फल फरोश भी बददियानत बिल्कुल है, ऐसे। हमारा सब्ज़ी फरोश भी बददियानती करता और बड़ा है। ज़हीन होता है। रेडी के सामने है। वाली साइड पे बड़े खूबसूरत फल लगाए होते हैं, तो- डब्बों की पैकिंग में ऊपर खूबसूरत और नीचे हर चीज़ गंदी। तो हमें मिनहासिल कौम इसका जायज़ा लेना होगा कि हम एक कौम की तरह क्या पेश कर रहे हैं चीज़ें। हम मिलावट करते हैं, बददियानती करते हैं, एक्सपायरी चीज़ें बेच देते हैं। ये हमारा रवैया कैसा है ऐसे ही है। बतौर कौम के? ये इंतहाई गलत रवैया, इसको सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी आपने बात की वज़ीर आला पंजाब की। देखिए, इनके दरमियान कई मरतबा सुलह हुई, कई मरतबा नाराज़गी हुई। सुलह के बाद पर्चे भी हुए, सही है। फिर सुलह हो गई। तो देखना पड़ेगा कि बजट की मंजूरी के वक्त ये अरकान रहते हैं साथ या नहीं। इतलात वैसे ये हैं कि पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक काम अच्छा किया है, सुना है कि ये काम हो रहा है बजट में, कि उन्होंने हर ज़िले के लिए अलग अलग पैसे मुख्तस कर दिए। जी हाँ, वही इनको तरक्याती बजट दे दिए इसलिए ये राज़ी हो गए। नहीं, इसका फ़ायदा होगा ना जी। पहले जो पंजाब के पसमानदा अजला में एक तासर पाया जाता था कि हमारे पैसे जो हैं 2-3 बड़े शहरों पे लग जाते हैं तो उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा, और वो पैसे जो हैं जो किसी छोटे ज़िले के वो उसी को मिलेंगे, उसी पे लगेंगे। ये अच्छी बात है। और फिर इनके तरक्याती जो प्रोग्राम होंगे, ये अक्सरियत इनमें से चूँकि पसमानदा अजला वाले लोगों की है, जी तो देखिए क्या होता है।
गड़बड़ हो सकती है वैसे। अभी तक 100% ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये मामला तय पा जाएं, और वो अभी ख़तरे की पूरी तलवार टली नहीं है, आपका कहना नहीं, है? बिल्कुल नहीं टली जी, ख़तरे की तलवार अभी है, ठीक है। और वफाक में भी है और सूबे में भी है। जनाब मुराद सईद बड़े नाला नज़र आते हैं करप्शन से, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी बड़ी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट में से कुछ करप्शन की कहानियाँ आई हैं जनाब, बेज़ाब्तगी और करप्शन के पूरे 55 आडट पैरे बन गए हैं जनाब। और सिर्फ एक केस जो है जिसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया, उसकी मालियत 394.646 मिलियन रुपए, यानी तकरीबन 39 करोड़ 46 लाख 46 हज़ार रुपये। इसका तो ऑडिट के लिए ये जो टीम गई थी उनको रिकॉर्ड ही नहीं दिया, उनका नहीं 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 नहीं, नहीं ये बिल्कुल नहीं देख सकते। फिर 64 केसेस फ्रॉड के, बेकायदगियों के और अवामी रकूम की चोरी और डकैती के 256.263 मिलियन यानी 25 करोड़ 62 लाख 63 हज़ार रुपये की ये केस पकड़े गए हैं जनाब। फिर HR और एम्प्लॉयमेंट से मुतालिक जो बेकायदगियाँ हुई हैं 299.614 मिलियन का ये काम है, यानी 29 करोड़ 96 लाख का ये है जनाब। फिर प्रोक्योरमेंट से मुतालिक बेकायदगियाँ, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ थोड़ी सी नहीं, ये भी 55.609 मिलियन यानी 5 करोड़ 56 लाख 9 हज़ार रुपये। फिर कुछ केसेस जो हैं जनाब सर्विस डिलीवरी के हवाले से, जिसमें भी करोड़ों की घपले हुए हैं। फिर नॉन रिकवरी जो है उसमें भी काफ़ी सारी घपली हैं। अंदरूनी बेकायदगियाँ, बाहर के मामलात की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन इनके अपने दफ्तर के अंदर की जो बेकायदगियाँ हैं और जो खामियाँ हैं कंट्रोल की, उसके ऊपर जो माल पानी पकड़ा गया है, बड़ा थोड़ा सा पैसा है जी मज़हर बरलास साहब, 8 अरब 68 करोड़ 69 लाख रुपए का ये मामलात हैं। और उसके अलावा और जी जो सेविंग्स, लोग गरीब जो अपने पैसे इकट्ठे करके देते हैं कि ये बचत कर रहे हैं, ये बचत कर रहे हैं, सेविंग्स स्कीमों में 1 अरब 90 करोड़ 49 लाख 93 हज़ार यानी 1904.993 मिलियन रुपए की करप्शन हुई है। इसकी एक एक डिटेल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताएंगे, नाजरीन के सामने लाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये सूरत हाल है महकमा डाक की, पाकिस्तान पोस्ट की। अच्छा, इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो जो वज़ीर हैं मुराद सईद, वो पहले आपको पता है वज़ीर ममलिकत थे, फिर उन्हें तरक्की दी गई, वज़ीर बनाया गया, बड़ी शाबाश दी प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये शाबाश पता नहीं किस चीज़ की थी। शाबाश तो वो शोर शराबे की होती है ना, गालम गलौज जो। तो दूसरा ये है कि अगर हमारे एक आम से महकमे में अरबों की करप्शन है, तो आप दूसरे महकमों का अंदाज़ा लगा लीजिए। कैडर्स में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, महकमा डाक में लग जाओ। हाँ, कि उसमें क्या होगा। तीसरा, ये जितनी प्राइवेट सर्विसेज हैं, कोरियर सर्विस जितनी भी हैं, वो पैसे कमा रही हैं जी, उनके हेलीकॉप्टर अपने हैं, जहाज़ अपने हैं जी। ये कैसी सर्विस है जो सरासर नुकसान में जा रही है। जो मैं आपसे रोज़ाना बात करता हूँ कि कोई इन अहलकारों से भी पूछे, सरकारी अहलकारों से, कि भाई तुसी केड़े चन चाड़े ने सोने हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो इनके ऊपर हैं और जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं ईमानदारी की, उनको खुद बाकियों पे तनकीद करने की बजाय अपने महकमे को भी देखना चाहिए कि उनके नीचे जो महकमे काम कर रहे हैं उन्होंने क्या गोल खिला रखे हैं, वहाँ कितनी करप्शन, कितनी बेकायदगियाँ और कितनी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। ये सिर्फ महकमा पाकिस्तान पोस्ट की बात नहीं, हम बाकी महकमों के हवाले से भी बताएंगे और रेलवे के हवाले से भी बताएंगे कि रेलवे में जब वज़ीर थे शेख रशीद साहब, तो उनकी क़यादत में और उनकी सरपरस्ती में खुद रेलवे के अंदर क्या होता रहा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।